8 बज गए थे और प्रियंका अभी तक सो रही थी। तभी उसकी सास ने दरवाजा खटखटाया और बाहर अपने दरवाजे पर दस्तक देख अब प्रियंका उठती है और प्रियंका के दरवाजा खोलते ही उसकी सास माया प्रियंका पर बरस पड़ती है और कहती है, अरे बहू, कुछ तो शर्म कर ले। सुबह के 8 बज गए हैं और तू अभी तक सो रही है। जी माँ जी, बस उठ ही रही थी। वो क्या है ना, रात को देर से सोई थी, इसीलिए आंखें थोड़ी देर से खुली। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से रेडी हो जा और किचन में जाकर नाश्ता बना ले। हम सबको भूख लग गई है कि महारानी कब उठेगी और कब हम लोगों के लिए खाना बनाएगी। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। माया उस पर भड़क रही थी, लेकिन प्रियंका अपनी सास की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वो जल्दी जल्दी तैयार होकर किचन में जाती है और सभी के लिए नाश्ता बनाने लगती है। अरे नाश्ता बन गया बहू। जी पिताजी, बन गया। आप बैठिए, मैं अभी लगा देती हूँ। हाँ हाँ बहू, लगा दे। वैसे भी बहुत देर लगा दी तूने। प्रियंका अब सभी को आलू के पराठे सर्व करती है। तभी प्रियंका के ससुर आलू के पराठे चखते ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे बहू, ऐसे बनता है क्या आलू का पराठा? अरे कितनी मिर्च डाल रखी है और तेल तो जैसे है ही नहीं। अगर खाना नहीं बनाना आता तो मत बनाया करो। कम से कम इस तरह का खाना तो मत बनाओ जो खाया ही ना जाए। पिताजी, मैंने तो सब कुछ अच्छे से बनाया था। तेल तो इसीलिए कम डाला क्योंकि ज्यादा तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे शरीर में तरह तरह की बीमारियां आने लगती है। देख लो आजकल की बहुओं को, कुछ बोला नहीं कि उनकी जुबान कैंची की तरह चलने लगती है। बहू, तुम एक तो गलती करती हो और ऊपर से मुंह चलाती हो। खाना बनाने के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी पत्थर का बन गया है, जो इस तरह के ऊल जलूल जवाब दे रही हो। अपने ससुराल वालों का ऐसा बर्ताव देखकर प्रियंका को बहुत ज्यादा अजीब फील होता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी उसका पति देवेश कहता है, माँ, पिताजी, ये क्या लगा रखा है आपने? अरे गलती तो सबसे होती है। और फिर प्रियंका को थोड़ा ना पता था कि आप लोगों को कैसा खाना पसंद है। और जब उसे पता ही नहीं था तो आप लोग इस पर क्यों भड़क रहे हो? अब चुपचाप नाश्ता कर लीजिए और मुझे भी करने दीजिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं मैं। देवेश की बात को सुनकर घर में अब कोई कुछ नहीं बोलता और अब सभी लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद देवेश ऑफिस चला जाता है। प्रियंका भी किचन का सारा काम खत्म करती है और अपने कमरे में जाकर टीवी ऑन करके टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद प्रियंका की सास उसे आवाज देती है, अरे बहू, जरा हम दोनों के लिए चाय तो बना दे, और हाँ, जल्दी बना कर लाना। पता चले कि अभी तू चाय में भी 4 घंटे की देरी कर दे। ये सुनकर प्रियंका अपने मन ही मन में कहती है, अभी अभी तो सारा काम खत्म करके आराम करने आई थी, फिर इन लोगों ने काम बता दिया। लगता है मुझे इंसान नहीं समझते, जो हर समय काम बताते रहती हैं। अब प्रियंका किचन में जाकर अपनी सास ससुर के लिए चाय बनाती है और उन्हें देकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। तभी माया की पड़ोसन गौरी वहां आती है और माया से कहती है, कैसी है माया तू? अरे जब से तेरी बहू आई है तब से तो तूने खोज खबर लेना ही छोड़ दिया। मोहल्ले वालों से अब कोई मतलब ही नहीं रखती तू। तेरी बहू ने तुझे सुधार दिया या खुद सुधर गई? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है गौरी। और वो क्या है ना, मेरी बहू मुझे क्या ही सुधारेगी। अरे मैं उसे अपनी उंगलियों पर नचा कर रखती हूँ। इतना बोलकर अपनी बहू प्रियंका के कमरे में जाती है और उससे कहती है, बहू, मेरी पड़ोसन आई है, जरा चाय और पोहा तो बना दे। वैसे भी बहुत समय बाद आई है तो सोच रही हूं इसे खाली चाय ना पिलाकर भेजूं। अपनी बातें पूरी कर माया वहां से चली तो जाती है, लेकिन एक बार फिर प्रियंका भड़क जाती है। वो बेचारी क्या करती, अपनी सास की बात मानने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। इसीलिए प्रियंका फिर उठती है और पड़ोसन के लिए चाय नाश्ता लाती है। बहू, तुमने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। अरे गौरी बहन, तुम खाली चाय क्यों पी रही हो? जरा पोहे भी तो खाओ। वो क्या है ना माया, मुझे पोहे इतने खास पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं खा रही। मैं चाय पीकर अपना काम चला लूंगी। इतना बोलकर पड़ोसन गौरी सिर्फ चाय पीकर वहां से चली जाती है और पड़ोसन के जाने के बाद माया पोहे को खाती है, जिस पर माया प्रियंका से कहती है, बहू, पोहे में तो नमक का पता ही नहीं चल रहा और हरी मिर्च तो तूने इतनी डाल दी जैसे मानो पोहा हरी मिर्च का बनाया हो। जरा देख तो खाकर। जी माँ जी, आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी।
मैं आगे से ध्यान रखूंगी। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है बहू। अरे सोच समझकर काम किया कर, क्योंकि तू एक काम ढंग से नहीं करती। माया की बात सुनकर अब वो और उदास हो जाती है। अब ऐसे ही हर दिन प्रियंका सारा दिन काम करती रहती थी और उसके सास ससुर कोई ना कोई कमी निकालकर प्रियंका को डांटते ही रहते थे। इस तरह घर में हर दिन कलेश होता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन प्रियंका किचन में काम कर रही थी। तभी उसने सुना कि उसकी सास दिवेश से कह रही थी, देख रहा है दिवेश अपनी बीवी को, अरे वो घर का काम क्या करती है, दिन की 4 रोटी बना देगी बस, उसमें भी अगर हम लोग कुछ कह दे तो मुंह बन जाता है। लेकिन माँ, उस बेचारी से जितना हो पाता है वो अकेली ही तो करती है। आप क्यों उस पे हर वक्त गुस्सा करती रहती हैं? आप और पापा हर वक्त बेचारे पे भड़कते रहते हैं। अरे हर समय सास ससुर का इतना कलेश होगा तो उस पर क्या बीतेगी। लो भाई कर लो बात। मैं तो तुझे ये बात बताने आई थी कि तू अपनी बीवी को कुछ समझा ले, लेकिन तू तो मुझे ही समझा रहा है। छोड़, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी अब। तभी प्रियंका सबके लिए चाय लेकर आती है। सभी लोग चाय पीते हैं, जिसके बाद दिवेश कहता है, ये क्या प्रियंका, माँ कह रही थी तुम सारा दिन टीवी देखती रहती हो। अरे थोड़ा बहुत घर की साफ सफाई पे भी ध्यान दे लो। अच्छा, तुमने देखा है क्या कि मैं सारा दिन टीवी देखती हूँ? और अगर मैं सारा दिन टीवी देखती भी हूँ तो यहाँ घर का काम कौन करता है? साफ सफाई, खाना बनाना, नाश्ता, तुम्हारा टिफिन कौन करता है? अरे फिर भी इतना काम करने के बाद तुम लोगों को सिर्फ मेरी कमियां दिखती है। प्रियंका को इस तरह गुस्से में देखकर देवेश चुप हो जाता है। तभी उसके ससुर कहते हैं, देखो तो जरा कितना मुंह चला रही है ये। आजकल की बहुओं को तो बस काम के लिए कुछ मत कहो। हाँ तो बहू नौकरानी होती भी नहीं है, आप हर वक्त उनसे काम ही करवाते रहते हो। इस तरह प्रियंका की सास ससुर की और प्रियंका की बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है। दिवेश दोनों को समझाता है और ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक बार प्रियंका सीढ़ियों से उतर रही थी और फिसल कर गिर गई। डॉक्टर ने उसे माइनर फ्रैक्चर बताया और कुछ दिन बेड पर आराम करने के लिए कहा। अब घर का सारा काम प्रियंका की सास किया करती, जिसके बाद माया अपनी बेटी पूनम को उसकी ससुराल से बुलवाती है और उसे कहती है, पूनम बेटा, प्रियंका को तो डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, तो ये सारे काम हमें ही करने पड़ेंगे। देख घर कितना गंदा है, खाना भी बनाना है, साथ में प्रियंका को दवाई देनी है, खिचड़ी भी बना कर देनी है। बेटा मेरे साथ मेरी मदद करवा दे, मैं ऊपर का काम करती हूँ, तू खाना बना ले। ठीक है माँ। अब पूनम किचन में जाकर खाना बनाती है, सभी लोगों को लगाती है, लेकिन पूनम के हाथों का खाना माया और दिनेश को अच्छा नहीं लगता। तब माया कहती है, ये कैसा खाना बनाया है पूनम तूने, ना नमक का पता है ना मिर्ची का। हाँ माया, तुम सही कहती हो, इससे अच्छा खाना तो प्रियंका बनाती है। अब हमें उसकी कदर हो रही है। देखो माँ, आपको मेरे हाथों का खाना पसंद नहीं आ रहा तो आज की बात खुद बना लेना, मुझसे कोई काम मत कहना। मैं प्रियंका भाभी नहीं हूँ कि सब कुछ करने के बाद भी आप लोगों की बातें सुनूं। और हाँ, अगर मेरा खाना इतना ही खराब लग रहा है तो आप घर के काम के साथ खाना भी खुद बना लीजिए, क्योंकि मैं तो चली अपने ससुराल। ऐसा कहकर पूनम अपने कमरे में चली जाती है और अपना सामान पैक करके वापस अपने ससुराल चली जाती है और सारा का सारा काम माया को करना पड़ता है, जिससे दिनेश को भी ना तो समय पर खाना मिल पाता है और ना ही स्वादिष्ट खाना। अब माया और देवेश दोनों को समझ में आ जाता है कि वो लोग प्रियंका के साथ कितना गलत कर रहे थे। वो दोनों प्रियंका से माफी मांगते हैं और उसे बेटी की तरह रखने का वादा करते हैं। जल्दी ही प्रियंका ठीक हो जाती है और अपना काम संभाल लेती है। इस तरह सभी लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। नैना और शीला नए नए मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे। उनके मॉडर्न पहनावे को देखकर कोई भी उनसे बात नहीं करता था। सभी घर के अंदर चले जाते थे। हमारे पड़ोसी सब कितने ही ओल्ड फैशन हैं। एक बार पूछा भी नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, कुछ भी। माँ, आपको इनके पूछने ना पूछने से क्या फर्क पड़ता है? हम आज के जनरेशन के लोग हैं। आज के जनरेशन के लोगों को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट चिल। यस मॉम, और अच्छा है लोग हमसे दूर रहें, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे घर में आकर भीड़ लगाए। यस मॉम, यस जी सही बोल रहे हैं। चलिए अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। इवनिंग में मार्केट भी तो जाना है घर का सामान लेने के लिए। हाँ हाँ, सही कहा बहू तुमने। ट्रैवलिंग से मैं बहुत थक गई हूँ।
थोड़ी देर बाद सभी अपने रूम में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी शीला की सास कल्याणी का फोन आता है। कहाँ मर गए हो सभी घर वाले? इतनी देर से फोन मिला रही हूँ, कोई उठा क्यों नहीं रहा है? अम्मा जी प्रणाम। वो हम लोग सो गए थे आते ही, इसीलिए कॉल उठाने में इतना समय लग गया। मुझे पता था जाते ही पसर जाओगे, लेकिन कम से कम मुझे फोन करके तो बता दिया होता। मुझे इतनी देर से चिंता हो रही थी तुम लोग पहुंचे हो कि नहीं। ऊपर से दिल्ली का तो पता नहीं कौन से एरिया में नेटवर्क ही नहीं रहता है। 10 बार फोन मिलाया होगा, तब कहीं जाकर अब लगा है। अम्मा जी आगे से ध्यान रखूंगी, आपके फोन करने से पहले कर लूंगी। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। और हाँ, वहाँ पहुंचकर अपने सभी आस पड़ोस वालों को दावत दे देना अपने बेटे की शादी की। इससे मोहल्ले में जान पहचान भी बढ़ जाएगी और लोगों के स्वभाव के बारे में भी पता चल जाएगा। जी अम्मा जी। शीला इतना कहकर फोन रखकर दोबारा सो जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन बेटा, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे आने की दावत दे दूं, क्योंकि अम्मा जी का फोन आया था। वो ऐसे बोल रही है, तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए? मॉम छोड़ो ना, कौन सा दादी यहाँ देखने आ रही है, बिना बात के भीड़ मत करो। हाँ मॉम, हमें पड़ोसियों से क्या मतलब, हम अपनी लाइफ में मस्त हैं। बहू तुम्हारी सास की सास है, उन्हें सब पता होता है। और ये मत भूलो कि सब कुछ उन्हीं के नाम पर है। अगर हमने उनकी बात नहीं सुनी तो 1 मिनट में हम सब सड़क पर नजर आएंगे। हाँ मॉम, ये तो आपने सही बोला। हम आपकी बात पर रेडी हैं, लेकिन हम न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत करेंगे, आपके सास के तरीके से दावत नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, तू जैसा चाहेगी वैसा ही कर लेंगे, लेकिन पहले बता तो करना क्या है। देखिए मॉम, हमारे इतने रिश्तेदार हैं कि अगर हम उनको फोन करके इनवाइट करने बैठेंगे ना तो हफ्तों गुजर जाएंगे। इसलिए हम सबको दावत का इनविटेशन ऑनलाइन सेंड कर देंगे, जो जिससे जुड़ा होगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी हो तीनों मिलाकर। नैना की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और तुरंत काम पर लग जाते हैं और थोड़ी देर में ही सबको अपने घर होने वाली दावत के बारे में बता देते हैं। जिसके बाद शीला अपनी सास कल्याणी को फोन करके कहती है, अम्मा जी, आपने जैसा कहा था मैंने घर में दावत रख दी है, नैना और यश की शादी के बारे में सबको बताने के लिए, ताकि मोहल्ले वालों को हमारी थोड़ी सी जान पहचान हो जाए। हाँ, ये अच्छा किया, उनको बताया है कि नहीं। मोहल्ले में सबको दावत के बारे में बताकर बुलाया तो है ना? नहीं अम्मा जी, वो तो नहीं किया, उन्हें भी बुलाने की जरूरत है। एक तो आजकल के बच्चों को किसी चीज का ज्ञान नहीं है। अरे बिना बुलाए तुम्हारे घर में कौन आएगा दावत के लिए, ये तो बताओ तुम मुझे। भगवान ही जाने तुम न्यू जनरेशन के वाली सास बहू की दावत कैसे होगी। जाकर बोल कर आओ सभी को। जी अम्मा जी, जाती हूँ। शीला फोन रखकर अपनी सभी आस पड़ोस वालों को अपने घर की दावत में आने के लिए इनवाइट करके आती है। जिसके बाद दोनों सास बहू दावत की तैयारियों में लग जाती हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी आस पड़ोस वालों से कोई मतलब नहीं रखती थी। इसलिए सभी पड़ोसी एक दिन उनके घर के आगे खड़े होकर आपस में बातें करते हैं। कौन कौन है जो इस घमंडी न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत में जाएगा? मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है इनकी दावत में जाने का। सिर्फ दावत देने आई है, उसके बाद एक बार भी हाल चाल तक नहीं पूछती। मुंबई वाली हैं तो क्या हुआ, मैं भी अहमदाबाद से हूँ, उनसे ज्यादा घमंड है मुझ में। बिल्कुल सही बात है, और मैं पटना से हूँ। अगर ज्यादा घमंड दिखाएगी तो बिहार में एक लैंग्वेज में गाली दूंगी कि सारा घमंड टूट जाएगा। सही बोला। वैसे चले ही जाते हैं। दोनों सास बहू अपने आप को बहुत मॉडर्न और न्यू जनरेशन की समझ रही है ना। देखते हैं कि ये मेहमानों का स्वागत कैसे करती हैं, इनकी दावत कैसी होती है, उसके बाद इन्हें बताऊंगी। सभी पड़ोसी आपस में शीला और उसकी बहू की बुराइयां कर रही होती हैं। तभी दोनों मॉडर्न ड्रेस पहने, हाथों में पर्स लिए गाड़ी में बैठकर निकल जाती हैं। ये देखकर सभी पड़ोसियों का मुंह बन जाता है
और सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दिन बीतते हैं और दावत का दिन आ जाता है। पूरा घर जगमगाती लाइटों से जगमगा रहा होता है। खाने में नॉनवेज होता है, पीने में वाइन और बियर। सभी छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस कर रहे होते हैं। जो शहर के दोस्त और रिश्तेदार होते हैं वो सब इस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जो गांव से आए हुए होते हैं वो चुपचाप एक कोने में खड़े होते हैं। उनके सभी पड़ोसी उनके गांव के रिश्तेदारों से मिलकर उनकी बुराइयां करते हैं। तभी कल्याणी अपने साथ कुछ ब्राह्मणों को लेकर आती है। कल्याणी को देखते ही शीला और नैना के हाथों से वाइन का गिलास छूट जाता है। तभी कल्याणी बोलती है, अच्छा तो ये है तुम दोनों न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत। वैसे कमी नहीं छोड़ी है इसे न्यू जनरेशन की दावत बनाने में। शर्म हया तो सब बेच खाई है तुम लोगों ने। दादी आप यहाँ कैसे? जब मैंने आपको फोन किया था तब तो आपने आने से मना कर दिया था। अगर मना नहीं किया होता तो न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत कैसे दिखती। ये मांसाहारी खाने और ये दारू शराब को दावत बोलते हो तुम लोग? ऐसी दावत होती है क्या? अम्मा जी, मैंने सोचा कि इससे लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। आजकल पार्टी में यही सब होता है और लोग यही सब पसंद करते हैं। और देखिए ना, सब कितने खुश हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। हाँ दादी, देखिए ना सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। शीला और नैना की बात सुनकर सभी पड़ोसी और गुस्सा हो जाते हैं और वो बीच में ही बोल पड़ते हैं, नहीं दादी जी, हम लोग इस दावत से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ये दावत कम और क्लब पार्टी ज्यादा लग रही है। दावत में तो शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है। सभी को प्यार से जमीन पर बिठाकर इज्जत से अपने हाथ से परोसकर खिलाया जाता है, तोहफे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो दावत के नाम पर क्लब पार्टी चल रही है। सही कहा बहन तुमने। अम्मा जी, एक तो पहले से ही हमें यहाँ आने का मन नहीं था क्योंकि इनका स्वभाव मिलनसार ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इनकी दावत का मान रखा और चले आए। लेकिन यहाँ आकर देखा तो किसी चीज को हाथ लगाने का मन नहीं किया। देखिए, हमारे घर के बीच में आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पड़ोसी है, पड़ोसी बनकर रहिए। इतना मैनर्स तो आपको होना ही चाहिए ना कि दूसरे के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। हमें जरूरत भी नहीं है पढ़ने की। चलो बहन। शीला की पड़ोसने इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे सभी मेहमान भी चले जाते हैं और कल्याणी भी अपने साथ लाए ब्राह्मणों को लेकर वापस जाने लगती है। अम्मा जी, आप कहाँ जा रही हैं? न्यू जनरेशन की सास बहू की दावत को देखने आई थी। देख लिया, अब जा रही हूँ। जहाँ मेरे मेहमानों की कोई इज्जत नहीं है वहाँ मैं रुक कर क्या ही करूँगी। मैं अपने साथ ब्राह्मणों को लेकर आई थी कि नए घर में आए हो, ब्राह्मण खा लेंगे दावत तो अच्छा होगा। लेकिन क्या अम्मा जी, खिलाइए ना। आप कहे तो खुद परोस देती हूँ। क्या परोसोगी तुम शीला? कोई भी खाना यहाँ ब्राह्मणों के खाने लायक नहीं है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब ये न्यू जनरेशन वाली दावत के नाम पर पार्टी तुम दोनों को ही मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। कल्याणी इतना कहकर अपने ब्राह्मणों को लेकर वहाँ से चली जाती है और दोनों न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत धरी की धरी रह जाती है। रिया और पूजा दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। रिया बहुत ही बिंदास और ओपन माइंडेड लड़की थी, जिसके चलते वो अपनी बड़ी बहन पूजा की शादी से पहले ही लव मैरिज करके भाग जाती है। इस बात से नाराज होकर उसके माता पिता पूजा का रिश्ता ढूंढने में समय नहीं लगाते और उसकी शादी एक छोटे से गांव में कर देते हैं, जहां उसकी सास सरला उसको आए दिन बहन के भागने का ताना देती रहती थी, जिसकी वजह से सरला पूजा को कहीं बाहर आने जाने नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन पूजा कुएं के पानी लेने में देरी कर देती है और सरला उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, क्यों रे करमजली, आज इतना लेट कैसे हो गया? तू भी अपने बहन की तरह अपने आशिक के साथ भागना चाहती है क्या? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस एक जगह बैठ गई थी। किसके साथ बैठ गई थी? सच सच बता, तेरा भी तेरी बहन की तरह चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? माँ जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही सोचती हैं?
मेरी बहन भागी है, मैं नहीं, जो आप मुझे उसके जाने का इतना ताना दे रही हैं। ताना तो दूंगी ही और रोज दूंगी, क्योंकि तेरी बहन की वजह से हमारे घर की बात होती है। जैसे तेरी बहन भाग गई वैसे तू भी भाग जाती ना तो अच्छा होता। ना जाने किस मनहूस घड़ी में तेरी शादी करवा दी। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो मुझे जान से मार दीजिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर चैन से रहना। आय हाय, देखो तो जरा कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। पक्का ये सब कुछ तेरे आशिक ने सिखाया होगा तुझे, क्योंकि पहले तो तेरी जुबान इतनी नहीं चलती थी। माँ जी, आप यहाँ खड़ी होकर बोलते रहिए, क्योंकि मुझे घर में बहुत काम है। आपकी इस बकवास बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। पूजा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सरला की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग उसको देखने लगते हैं। तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है। क्या हुआ सरला, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? आज क्या कर दिया तेरी बहू ने? तुझे उससे क्या, मैं अपनी बहू को बोल रही हूँ। तुझे कोई काम नहीं है क्या? जब देखो दूसरों के घर में लड़ाई सुलझाने आ जाती है। तू कहीं की थानेदारनी है क्या? लो भाई, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। किसी से उसका दुख बांट लो तो आग लगाना कह जाते हैं। अगर तुझे नहीं बताना तो मत बता। बिल्कुल सही समझ रही है तू। अब यहाँ से जा, मेरी बहू है, मैं जो चाहे उसको बोलूं और जो चाहे उसके साथ करूं। तुझे उससे क्या? सरला विमला को भी सुनाने लगती है और वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सरला आए दिन पूजा को किसी न किसी बहाने से ताना मारती थी। ऐसे ही एक दिन विमला सरला के घर लड्डू लेकर आती है। सरला कहाँ है तू? ये ले लड्डू खा। किस बात के लड्डू बांट रही है तू विमला? कहीं की थानेदारनी बन गई है क्या तू? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, आज मेरे बहू के लड़का हुआ है, मैं दादी बन गई, दादी। विमला और सरला बातें कर ही रही होती है कि तभी पूजा आ जाती है और विमला पूजा को देखकर बोलती है, ले बहू तू भी लड्डू खा, आज मेरी बहू को लड़का हुआ है। मुबारक हो काकी जी, आपको और आपके पोते को भगवान बुरी बला से बचाए। धन्यवाद बहू। वैसे तेरी शादी को भी तो इतने साल हो गए हैं, तू ये खुशखबरी कब देगी? ये क्या खुशखबरी देगी? ये तो बस दूसरों के बच्चों के लड्डू खाएगी। एक तो इसकी बहन भाग गई और इसकी कोख अभी तक सुनी है। ऐसे ही बोलते हैं सरला, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। एक दिन पूजा बहू भी माँ बन जाएगी। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, और घरों में भी मिठाइयाँ देनी है। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही विमला घर के बाहर जाती है वैसे ही सरला पूजा को बोलती है, अरे करमजली, शादी को इतने साल हो गए, लेकिन तेरी शादी के बाद भी जिनकी भी शादी हुई ना, उनको भी बच्चा हो गया, लेकिन तू है कि बच्चे की कोई खबर ही नहीं देती। अगर तूने मुझे शादी के 1 साल बाद भी बच्चा दिया होता ना, तो आज मेरे घर में 3 साल का पोता होता। माँ जी, बच्चा कोई पेड़ पर उगता है क्या जो तोड़कर आपको दे दूं? अगर आपको बच्चा चाहिए तो अपने बेटे को बोलो, घर में रहे पूरे दिन, साल में 4 दिन के लिए घर आते हैं, उसमें भी बीवी का पल्लू छोड़कर माँ की गोद में बैठे रहते हैं। देख बहू, तू मुझसे कुछ भी बोल, लेकिन मेरे बेटे को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? सरला को पूजा के लिए एक और ताना मिल जाता है। सरला अब आए दिन या तो रिया के भागने का ताना देती या तो बच्चे का ताना देती। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक दिन पूजा नहाकर तुलसी में पानी डाल ही रही होती है। तभी पीछे से उसको दीदी की आवाज आती है और पूजा खुद से बोलती है, दीदी, ये कौन है जो दीदी बोल रहा है? इस पूरे गांव में तो मेरी कोई मुंह बोली बहन भी नहीं है जो मुझे दीदी बोले। कहीं माँ जी की जुबान तो नहीं लड़खड़ा गई? पूजा खुद से बोल ही रही होती है कि उसको दोबारा आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो रिया अपने साथ एक छोटी सी बच्ची को लेकर आई होती है। पूजा रिया को इतने साल बाद दोबारा देखकर बहुत खुश होती है और उसके पास जाती है। रिया, तू यहाँ इतने सालों बाद? और तू इतने साल कहाँ थी? और ये तेरे साथ छोटी बच्ची कौन थी? रुको रुको, आराम से सब बताती हूँ, पहले घर के अंदर तो चलो। पूजा रिया को घर के अंदर ले जाती है। दोनों बहनें इतने सालों बाद मिलती है। दोनों बैठकर बातें करने लगती है। रिया उसको अपनी सारी कहानी बताती है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी सरला आती है और रिया को देखकर बोलती है, आहा, लो महारानी,
घर के काम क्या तेरा बाप करेगा जो अपनी सहेली के साथ बैठकर गप्पे मार रही है? माँ जी, ये मेरी सहेली नहीं है, ये मेरी छोटी बहन रिया है। अच्छा, तो ये वही रिया है जो तेरी शादी से पहले अपने आशिक के साथ भाग गई थी। ये अभी तक जिंदा है क्या? और ये छोटी बच्ची कौन है? आंटी जी, ये मेरी बेटी है। रिया की ये बात सुनकर सरला पूजा का हाथ पकड़कर रसोई में ले जाती है। लो देख लो, एक तो तेरी बहन पहले लड़के के साथ भाग गई थी, लेकिन उसके बाद भी उसका आज एक बच्चा है। तुझसे तो वो भी नहीं हुआ अच्छे से। अपने कुल का नाम तो नहीं डुबा रही है, लेकिन एक तू है कि मुझे खुशखबरी देने का नाम नहीं ले रही है। आज तो तू मुझे बता दे कि तू मुझे पोता देगी कब? माँ जी, एक तो आप थोड़ा धीरे बोलिए, और आपको ये सारी बातें अभी ही करनी जरूरी है क्या? वो चली जाएगी ना, फिर ये सारी बातें बैठकर कर लेना, लेकिन जब तक वो यहाँ रहेगी आप कुछ नहीं कहेंगी। जब तक सूनी कोख नहीं भरेगी ना, तब तक मैं तुझे बोलती रहूंगी। और क्यों ना बोलूं, पूरे गांव में लोग मुझे ही तो ताना मारते हैं कि सरला की बहू तो बांझ है, बांझ। इस बार आने दे मेरे बेटे को, इस बार तो मैं उसकी दूसरी शादी करवा के रहूंगी। माँ जी, आप क्यों उस लड़की की जिंदगी खराब करने में लगी हैं? अच्छा होगा अपने बेटे को यहाँ बुला लीजिए ताकि वो मेरे साथ समय बिताए। पूजा इतना बोलकर वहाँ से रिया के पास चली जाती है। रिया पूजा के घर में कुछ दिनों तक रहती है, फिर अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सरला का बेटा इस बार कुछ ज्यादा समय के लिए गांव में रहने आता है। ऐसे ही एक दिन सरला के पास विमला दोबारा मिठाई लेकर आती है। ये ले सरला, मिठाई खा मेरी। बस चुप हो जा विमला, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि तेरी बहू को फिर से बच्चा हुआ है। मिठाई दे और जा मेरे घर से। विमला कुछ बोल पाती उससे पहले सरला उसको अपने घर से भगा देती है और पूजा के पास जाती है। बहू, अब तो बहुत हो गया। आज तो मैं पंडित जी को बुलाकर अपने बेटे की दूसरी शादी करवा के ही रहूंगी और तुझे घर से निकाल दूंगी, तू देख लियो। सरला गुस्से में घर से निकल जाती है। पूजा सरला को कुछ नहीं बोलती है। इधर सरला पंडित से अपने बेटे की शादी के लिए बात करती है। कुछ ही दिनों बाद सरला अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से करवा ही रही होती है। पूजा शादी रोकने आती है और बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। पूजा को बेहोश देखकर सरला बोलती है, अरे इसको क्या हो गया? कोई डॉक्टर तो बुलाओ। देखो मेरी बहू को क्या हो गया, कहीं सदमे से मर तो नहीं गई? शादी वहीं रोक सभी पूजा को देखने लग जाते हैं। वहीं शादी में एक डॉक्टर पूजा की जांच करता है और वो सरला को बताता है कि पूजा पेट से है। ये सुनकर सरला बहुत खुश होती है और वहीं शादी रोक देती है। सरला पूजा को घर लेकर जाती है और इस तरह से गांव की बहन की सोनी कोख भर जाती है।